डॉक्टर साहब, मईशत के हवाले से इशारिये तो सब बेहतर बता रहे हैं, मईशत बड़ी बेहतरी की तरफ गामजन है। क्या ये वाकई हुकूमत की मौशी इस्लाहात की कोशिशें रंग ला रही हैं या पसे पर्दा कोई और वजह है? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो इस वक्त बिहेव कर रही है टिपिकली जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो आईएमएफ से इंगेज होती हैं। ये तो एक सही। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि जब आप आईएमएफ के साथ इंगेज करते हैं तो आप बैरूनी खसारे को कम कर सकते हैं, आपका एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है जिसमें इन्फ्लेशन यानी कि जो अफरात ज़र है वो 5% से भी नीचे आ गई है। शरह सूद पहले 22% थी, वो 11% पे आ गई है। आपका जो मालियाती खसारा है वो संभल गया है। आप अपने रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर कॉन्सिक्वेंटली कर लेते हैं जब आपका बैरूनी खसारा संभलता है, और आपके जितने भी रोल ओवर्स हैं वो हो जाते हैं। इन सब का जो अक्कासी है वो इस चीज़ में भी हो रही है कि तीनों क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज ने आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो एक नॉच बेहतर कर दी है। और ये भी याद रखिए कि CAA1 की जो इस वक्त भी क्रेडिट रेटिंग है वो इज मच बिलो, जिसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं, बट वो ये कहती है कि आपका डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। तो इस हद तक बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, और जो एक्सटर्नल पोजीशन है वो भी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वंस अगेन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो भी आपके साथ बेहतर चली हैं, वो भी नीचे आ गई हैं, तो उसने भी हेल्प किया है, आपकी इन्फ्लेशन को भी कम किया है, यानी कि अफरात ज़र को, जो कि पिछले 2 साल बहुत हाई रही है। इस सब में जो कैजुअलिटी होती है वो आपकी ग्रोथ होती है, यानी कि इकोनॉमी जब स्लो होती है तो ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो नई जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही होती। तो इस साल उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी ये चीज़ रिवाइव होगी। अब नादिर मौका और ये अपॉर्चुनिटी आई थिंक और बेहतर हो गई है 10th मई के बाद, जब आपने देखा कि पाकिस्तान केम आउट एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, कि आप अपने जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है उनको करेक्ट कर सके। आई थिंक ये है एक अगर आप 2 मिनट इम्पैक्ट on the economy of how we have worked through it over the last 12 to 18 months अगर देखना चाहें तो। डॉक्टर साहब, नसीर वाक़ा साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। वाक़ा साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताइए, एक तो आपने क्रेडिट रेटिंग तो चलें बता ही दी, जब हम ये सुनते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज भी का ग्राफ भी बहुत ऊपर है और मुल्क जो है वो बड़ी तरक्कियां करता जा रहा है और ये हो गया और इतना पैसा आ गया और फॉरेन फंडिंग भी आ रही, तो मुझे ज़रा ये बताइए सर कि आम आदमी पर उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा? ना तो बिजली सस्ती हो रही है, गैस कहीं और महंगी हो गई है, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप पाकिस्तानियों को कोई ऐसी खुशखबरी भी बताएं ना कि ये जो कुछ अभी आप बता रहे हैं इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों पे कब असर पड़ेगा? तो एक तो ये बात है कि अगर ये मैक्रो स्टेबिलिटी ना होती, यानी कि एक स्टेबिलिटी ना होती, आम अल्फाज में लोग अगर ये समझना चाहें, तो पिछले 2 साल में पहले उनकी चीज़ें 29% महंगी हुई 2023 में, फिर उसके ऊपर 24% महंगी हुई, पर जब 2025 गुजरा तो जो अफरात ज़र ऑन दी एवरेज है वो 5% बढ़ी। यानी कि सबसे बड़ा टैक्स जो आपकी जेब पे या किसी और की जेब पर भी लगता है वो अफरात ज़र का है, कि ये कीमतें इस रफ्तार से बढ़ रही हों कि आपकी कुव्वत खरीद जो है वो टूट रही हो, और ऐसा ही हुआ है, पर वो रफ्तार काफ़ी हद तक संभल गई है। लेकिन आप बताइए कि किसी चीज़ पे टैक्स कम हुआ है डॉक्टर साहब? अभी ये देखें, तनख्वाहदार तबके के बारे आज वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि जी उन पर हम मजीद बोझ नहीं डालेंगे। भाई बोझ तो तब डालें कि अब तो वो तो अपनी आखिरी हद पे आ गए ना, अब तो बोझ डाल के वो एक शाख तोड़ने वाली बात है ना, अब मजीद कितना बोझ डालना है? कोई हमें खुशखबरी भी तो सुनाए ना। तो आपकी बात दुरुस्त है, तनख्वाहदार तबके पे तो मेरे ख्याल है 180 अरब जायद टैक्स दिया है पिछले साल में, जो जुलाई में जो जून 30 को ख़त्म हुआ, कंपेयर टू लास्ट ईयर जो इनकम ऑन सैलरीड पीपल है, 550 अरब के करीब उन्होंने ये टैक्स दिया। ये बात आपकी दुरुस्त है। सो असल बात आकर यहाँ रुकी है कि आम आदमी को नौकरी चाहिए, एक टैक्स यानी कि एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक टैक्स का बोझ मसावी चाहिए। अगर इन दो चीज़ों को ही आप आगे लेकर चलें, जब तक आप इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे, तो ये जो स्टेबिलिटी आपने हासिल की है ये आपको एक मौका देती है, एक स्पेस देती है कि आप क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली वो काम कर सकें कि पाकिस्तान की शरह नमू, यानी कि नई मैन्युफैक्चरिंग आए, नई सर्विस सेक्टर में गुजारिश। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मोडीज ने रेटिंग बेहतर की है पाकिस्तान की, इससे कुछ फर्क पड़े? देखिए, इससे फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो रसाई है इंटरनेशनल मनीज को, यानी कि आई थिंक हुकूमत को शायद अगर पांडा बॉन्ड वो चाइना में करना चाहें तो उस पर एक रसाई मिल जाएगी।
दूसरा फर्क ये पड़ेगा, जो पाकिस्तान का बॉन्ड बाहर ट्रेड होता है वो बेहतर निरखों पे ट्रेड होगा, और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की रसाई ऑन बोथ कमर्शियल एंड लोन्स जो हम जाकर लेते हैं, जैसे हम अपना बॉन्ड फ्लोट करते हैं, उसमें आसानी मिलेगी। पर ये सब चीजें, जैसे पहले ये पूछ रहे थे कि आखिर आम आदमी पे देखें, आम आदमी पे फर्क डालने के लिए एनर्जी सेक्टर को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो बिजली और गैस जिस तरह बढ़ी हैं या जिस तरह उनकी एफिशिएंसी है वो कम नहीं होगी। मतलब इनको ठीक करना पड़ेगा, फंडामेंटली तंजीमें नौ करनी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, लिबरलाइजेशन करनी पड़ेगी, इकोनॉमी के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक छोटी सी, डॉक्टर साहब एक जरा थोड़ी सी बात करनी है, मैं आपको पहले भी काफ़ी सुनता रहता हूँ। ये बताइए कि जब हुकूमत कहती है कि जी सब लोग टैक्स नहीं देते या हर बंदा जो है वो फाइलर नहीं है, तो जो शख्स हर चीज़ पे जीएसटी दे रहा है, जगह जगह पे, रेस्टोरेंट में, पेट्रोल में, गैस में, बिजली में, हर चीज़ पे, तो वो भी तो टैक्स में हिस्सा पाकिस्तान में डाल रहा है ना। इसके अलावा जब मैं अपनी सैलरी पे एक दफ़ा टैक्स दे देता हूँ, एट सोर्स मेरा कट जाता है, तो फिर उसके बाद भी मैं हर स्टेप पे टैक्स देता जाता हूँ, तो फिर मेरी तो आधी से ज़्यादा सैलरी टैक्सों में गुजर गई ना। फिर ये कौन सा डॉक्टर साहब निज़ाम है? तो दुरुस्त है ये आपकी बात। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन से पाकिस्तान को निकलना है तो आप एज अ लेमैन भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जब तक कि आपके वो सेक्टर्स जो अंडर पे कर रहे हैं और वो सेक्टर्स जो पे ही नहीं कर रहे, ये कौन से सेक्टर्स हैं? रिटेल सेक्टर्स, प्रॉपर्टी सेक्टर, प्रोविंशियल टैक्सेशन, जीएसटी ऑन सर्विसेज, जब तक ये ठीक नहीं करेंगे तो आप कभी भी जो टैक्स का बोझ है वो मैन्युफैक्चरिंग और इनकम टैक्स पे से उठा नहीं सकेंगे, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस 18% जीएसटी उसको कम नहीं कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आईएमएफ की आपने बात की थी, आगाज में आईएमएफ का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान आ रहा है, 1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का भी इम्कान हमें नजर आ रहा है और उम्मीद है कि वो मिल जाएगी, लेकिन मुल्की कर्जों में 41% इजाफा भी हुआ है। ये कर्जा भी तो हमने उतारना है ना। पाकिस्तान का जहाँ तक कर्जा उतारने का ताल्लुक है, देखिए ये जो इस साल हमने तकरीबन 26 अरब डॉलर की एक्सटर्नल जो कर्जे हैं उनको संभाला है। मैं वक्त संभाला इसलिए यूज करता हूं कि अगर आप उसमें से देखें तो 14 से 16 अरब डॉलर हमने वापस नहीं किया, बल्कि आपका देना था, यूएई का देना था, कतर का देना था, सऊदी अरेबिया का देना था, तो हमने इसको रीप्रोफाइल करा लिया, यानी कि आपको आके एक और आईओयू इशू किया और आपको ये कहा कि हम अगले साल दे देंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मालियाती खसारा बहुत कम नहीं हो जाता और जो एक्सटर्नल खसारा है वो जुज़वी तौर पर कई साल, यानी कि करंट अकाउंट जो है वो हम या जीरो पे रखें या सरप्लस में रखें। पाकिस्तान आज भी, अगर आपने ये जो चीजें आप सारी चाहते हैं, तो जब तक एक डाइवेस्टमेंट की फिजा नहीं बनेगी, और सिर्फ आखिरी बात ये कहूं कि ये बिलीव करें कि ये सारा काम जो है ये आईएमएफ ने नहीं करना। आईएमएफ ने आपको एक स्पेस फराहम, बिल्कुल ऐसे ही आईएमएफ ने सारा काम नहीं करना, एक स्पेस प्रोवाइड करनी है, ये सारा हुकूमत ने करना है और उन इदारों ने करना है जो कि स्पेसिफाई कर दिए गए हैं इनको ठीक करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मईशत के वो आशारिये जो किताबों में और पेपर्स में बेहतर और मुस्बत सम की जानिब गामजन हैं वो हमें रियलिटी में भी नजर आए, ऑन ग्राउंड नजर आए और आवाम को इसका रिलीफ भी मिले।